नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अमन और आप देख रहे हैं मिस्टर सर का ये शानदार चैनल जो एनडीए की पूरी तैयारी के लिए रेगुलरली वीडियो लेक्चर्स और क्वेश्चन सेशंस अपलोड करता है। तो अगर आप अपने गेट के स्कोर को बढ़ाना चाहते हैं या आप अपने जनरल नॉलेज को इम्प्रूव करना चाहते हैं देन दिस वीडियो इज गोइंग टू बी फॉर यू। आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं देन डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। चलिए लेट्स बिगिन। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे बेसिक फीचर्स ऑफ अर्थ एंड इट्स मूवमेंट के बारे में। एक मिनट में यहां से इंक ऑन कर लूं। तो हम लोग आज बात करेंगे बेसिक फीचर्स ऑफ अर्थ और इसके मूवमेंट के बारे में। मूवमेंट आप जानते ही, हमारे अर्थ जो है वो रोटेट करती है, रिवॉल्व करती है अराउंड द सन। तो इसके बारे में हमारा जानना शुरू है। ये हमारा ज्योग्राफी का सेकेंड लेक्चर होगा। इफ यू हैव नॉट वॉच द फर्स्ट लेक्चर देन आई विल गिव द लिंक ऑफ दैट वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन। आप जाइए और उस वीडियो को जरूर देखिए। मुझे पता है कि वो वीडियो भी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल प्रूव होगी। हम लोग सारे कॉन्सेप्ट्स एंड फैक्ट्स इसमें डिस्कस कर रहे होंगे। तो लेट्स बिगिन। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी वीडियो है जिसको आप देखें और इस वीडियो के द्वारा क्या कहा जा रहा है उसको आप समझें। चलिए देखिए हुआ क्या यहाँ पे। सबसे पहले तो ये जो हमारे अर्थ थी ये अपने अपने ही जगह पर रोटेट कर रही थी, एक ही जगह पर रहते रहते घूम रही थी। जैसे मैं अगर बोलूँ कि ये जो है अपने जगह पर रुके रुके, जैसे होता है ना कि हम लोग वो आपने घूमर देखा होगा, घूमर नृत्य जो घूमर घूमर गाना था, तो उसमें क्या हो रहा था कि लोग एक ही जगह पर रहते थे और वहीं पर अपने स्थान पर घूमते थे। तो अपने स्थान पर खड़े रहते हुए, अपनी जगह पर खड़े रहते हुए जो घूमना था वो आपका रोटेशन था। और किसी चीज़ के चारों ओर बार बार जो चक्कर लगाना होता है ना कि ऐसे हाथ में रख के रस्सी और उसमें कुछ बांध दिए पत्थर वगैरह और ऐसे हाथ में घुमाते हैं। तो वो जो घुमाना है वो एक तरह का रिवॉल्यूशन है। इनके बारे में हम डिटेल में एक एक करके डिस्कस करेंगे। फिर से आप ये वीडियो देखिए और उसके बाद हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। ये हमारा रोटेशन और रिवॉल्यूशन दोनों हो रहा है। इसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन, हाँ यहाँ पे ये जो है ये रोटेशन है और ये जो हो रहा है ये रिवॉल्यूशन हो रहा है। चलिए रोटेशन की बात करते हैं। तो व्हाट इज रोटेशन? आप कह सकते हैं कि इन सर्कलिंग ऑफ अ प्लैनेट ऑन इट्स पोजीशन along an imaginary axis, इमेजिनरी एक्सिस हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि देखिए ये यहाँ पे एक जो लाइन आपको दिख रही है ये रेड कलर की, ये जो इधर नॉर्थ पोल और इधर साउथ पोल, एक्चुअली में ऐसी कोई लाइन नहीं है जो हमारे नॉर्थ पोल और साउथ पोल को कनेक्ट करती है। ये एक इमेजिनरी लाइन है जो हमने मान लिया कि हाँ ऐसी लाइन है और इसे ही हम अर्थ की एक्सिस कहते हैं। अर्थ की एक्सिस कहने का मतलब है कि अर्थ अपने एक्सिस पर सभी लोग जानते हैं कि 23.5 डिग्री टिल्टेड है। कि मतलब अर्थ एकदम से, जैसे होता है ना कि सबसे ऊपर हम देखते हैं कि रशिया है और फिर इंडिया है, तो इंडिया जो आपको ऐसे सीधा दिखता है वो एक्चुअली में वैसे नहीं है। अर्थ जो है अपने एक्सिस पे 23.5 डिग्री, जो अब देखिए अब एक गेंद है। तो अब अगर एक हमारा सर्किल है, सर्किल का क्या है, सर्किल को आप जिस तरह भी घुमाइए, जितना भी घुमाना चाहिए घुमाइए, वो इन द एंड आपको एक स्फीयर या फिर एक सर्किल ही दिखता है। लेकिन उसी चीज में अगर आप एक ऊपर से मान लीजिए ऐसे हमने धागा बांध दिया, तो धागा बांध दिया तो कोई भी देखने से बोलेगा कि ये धागा सीधा नहीं है, धागा हल्का टेढ़ा है। उसी तरह आपका जो मान लीजिए एक बार और मैं यहाँ पे सर्किल बना हुआ, सर्किल बनाने के बाद ये धागा ऐसे सीधा आना चाहिए था, ऐसे ये सीधा आना चाहिए था, ये सीधा आने के बजाय कुछ इस तरीके से आए। मान लीजिए कुछ इस तरीके से आए, टेढ़ा आए, तो आपको समझ जाना है कि ये जो स्फीयर है ये दिखने में तो हूबहू ऐसा ही स्फीयर दिख रहा है, लेकिन ये स्फीयर सीधा नहीं है, ये अपने एक्सिस पे थोड़ा सा झुका हुआ है। और सेम इज द केस विथ अर्थ। अर्थ अपने एक्सिस पे कितनी झुकी हुई है? 23.5 डिग्री टिल्टेड है। हमारा जो रोटेशन है, रोटेशन कहने का मतलब ये जो अर्थ पे जो हमारा इनसर्कलिंग हो रहा है, अपने जगह पे पृथ्वी घूम रही है, इसके पूरे होने में जो ड्यूरेशन लगता है वो है आपका 23 आवर्स 56 मिनट्स एंड 41 सेकेंड्स। ये आपका एग्जैक्ट है 23 घंटे 56 मिनट और 41 सेकेंड। लेकिन इसी को हम समअप करके रफली
24 आवर्स कह देते हैं कि हाँ 24 घंटे में एक बार जो पृथ्वी है वो घूमती है, और इसीलिए हम जो अपना टाइम देखते हैं कि दिन और रात ये मिलाकर कितने घंटे हो रहे हैं, 24 घंटे हो रहे हैं। तो ये आपका ड्यूरेशन ऑफ रोटेशन है। डे एंड नाइट्स आर इक्वल एट इक्वेटर। हाँ, ऐसा होता क्यों है? क्योंकि आप इस चीज को इसमें देखिए, इस फिगर में यहाँ पे हो क्या रहा है कि जब सन रेज इधर से पड़ रही है तो ये रहा आपका इक्वेटर। इक्वेटर क्या होता है? इक्वेटर इज द लाइन विच डिवाइड्स अर्थ इन 2 इक्वल हाफ्स, 2 बराबर भागों में। देखिए जैसे ये वाली जो लाइन है इस पर मैं एक बार फिर से चला देता हूँ, ये जो रेड से मैं चला रहा हूँ, देखिए इसके ऊपर और इसके नीचे 2 बराबर हाफ में डिवाइड हो रहा है। अब ये क्या होता है कि ये सन का लाइट जब इधर से आ रहा है तब भी इस पर रेगुलरली लाइट पड़ रहा है। अब ये अपनी जगह पर रोटेट भी करे, ये रही आपकी इंडिया, अब ये अपनी जगह पर रोटेट भी करे तो इस पर हमेशा लाइट पड़ेगा। और वही अगर मैं सूरज इधर बना दूं और इधर से भी आपका लाइट अगर पड़े तब भी आपका क्या होगा, यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर लाइट पड़ रहा होगा। तो चूंकि ये आपके अर्थ के एकदम सेंटर में है तो अर्थ का जो टिल्ट है उस पे उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट इस पर नहीं पड़ता, और इसलिए हमेशा क्या होता है इस पर रेगुलरली लाइट भी पड़ता है। और जब अर्थ इसके आप ये बोल सकते हैं कि जो क्षितिज होता है उससे पीछे चला जाता है तो यहाँ पे रात हो जाती है। तो यहाँ पे दिन और रात हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। वापस से अपने स्लाइड पर आते हैं। चलिए अब देखिए जो रोटेशन होता है उसका हमारे अर्थ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। सबसे पहला चीज कॉजेशन ऑफ डे एंड नाइट। हाँ, अगर सूर्य से मान लीजिए इन सारे चीज़ों को मैं कुछ इनको अगर मिटा दूं, जस्ट अ मोमेंट। हाँ, मैं एक सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ कि जिसमें हो ये रहा है कि अगर मान लीजिए सूरज यहाँ पर इस साइड है और इधर से लाइट आ रहा है, तो ये जो आपका फर्स्ट हाफ होगा इसमें आपका डे होगा, और इधर क्या होगा, जिधर लाइट नहीं पड़ रहा उधर नाइट होगा। ऑब्वियसली बात है, सूरज चमकता है तो दिन होता है, नहीं चमकता है तो रात हो जाती है। तो अगर इधर सूरज है, यहाँ पर सूरज है और इधर से लाइट आ रहा है तो इस पोर्शन में डे है, इस पोर्शन में नाइट है। वही अगर इसके अपोजिट सन हो जाए तो इस पोर्शन में डे हो जाएगा, इस पोर्शन में नाइट हो जाएगा। तो ये होता क्यों है? और सन तो अपने जगह पर है, सन अपनी जगह पर है। अर्थ जब रोटेट कर रही है तो जब इसका जो भी चेहरा सन के सामने होगा वहां पर दिन होगा, और जो चेहरा जो मतलब फेस आपका अर्थ से सन से एकदम बैकवर्ड होगा वहां पर रात होगी। तो ये जो दिन और रात होते हैं किसके कारण होते हैं? रोटेशन के कारण होते हैं। नेक्स्ट है आपका चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ विंड एंड ओशन। आपने सी ब्रिज और लैंड ब्रिज देखा होगा। होता क्या है कि दिन के समय में जब सूरज का प्रकाश धरती पर पड़ता है तो क्या होता है, धरती पर जैसे ही पड़ा तो धरती आपका सॉलिड है, सॉलिड में क्या होता है कि बहुत जल्दी हीट हो जाता है, तो यहाँ की हवा गर्म होकर ऊपर उठ जाती है, तो सी से हवाएं चलते चलते आपके धरती की तरफ आती है। रात में क्या होता है, रात में फिर वैसे ही होता है कि आपकी धरती की हवा बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है लेकिन पानी धीरे धीरे ठंडा होता है। तो उसमें क्या होगा, अब जो हवाएं जो दिन में समुद्र से धरती की तरफ चल रही थी अब धरती से समुद्र की तरफ चलती हैं। तो आप यहाँ पे देखिए क्या हुआ, सन जो है वो डे है या नाइट है, सूरज चमक रहा है कि नहीं चमक रहा है, उससे भी फर्क पड़ता है किस पे, डायरेक्शन ऑफ विंड पे। डायरेक्शन ऑफ विंड पे धरती पे जल्दी से गर्म हो गया तो यहाँ की हवा ऊपर उठ गई तो समुद्र से हवा आ गया। रात में धरती की हवा जल्दी ठंडा हो गई तो लेकिन समुद्र की हवाएं अभी भी धीरे धीरे ठंडा हो रही है, तो उधर गर्म इधर ठंडा, इधर हाई प्रेशर उधर लो प्रेशर, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं बहने लगेंगी। तो चेंज इन डायरेक्शन ऑफ विंड्स एंड ओशन करंट, दिस इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ सन, और जो कि हमारा डे और नाइट पे डिपेंड करता है, रोटेशन पे निर्भर करता है। राइज एंड फॉल ऑफ टाइड्स। राइज एंड फॉल ऑफ टाइड्स, अब ये देखिए क्या है, आप देखिए आपका जो चंद्रमा है, मून है, वो रिलेटिवली सन के कंपैरिजन में बहुत करीब है अर्थ से, ठीक है ना। अर्थ से आपका डिस्टेंस उसका बेयरली 3,84,000 किलोमीटर समथिंग लाइक दैट है, 3,84,000 किलोमीटर्स। ऐसे ही आपका मून का डिस्टेंस है फ्रॉम अर्थ, जबकि सन का क्या है 150 मिलियन किलोमीटर्स अप्रॉक्स, इतना आपका डिस्टेंस है सन से। अब ये जो इतना बड़ा जो हमारा हेवनली बॉडी है मून, उसका इतना कम डिस्टेंस है, इसके कारण क्या होता है, ये अपना ग्रेविटेशनल फोर्स पुल करता है, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है, जो कि पुलिंग होता है वो वाटर पे लगाता है। आपके ओशन में इतने ज़्यादा वाटर है, तो जैसे ही रात होती है उसमें क्या हो जाता है, हाई टाइड हो जाता है, वो अपने तरफ सॉरी हाई टाइड में कह रहा हूँ, लो टाइड हो जाता है, वो अपनी तरफ खींचने लगता है। अपने तरफ जैसे ही खींचेगा तो आपका जो सी शोर से पानी है वो अंदर की तरफ जाने लगता है। लेकिन जब दिन होता है तब उतना ज़्यादा ग्रेविटेशनल पुल लगता नहीं है, तो उसी के रिवर्स होता है। तो ये जो राइज ऑफ
टाइड एंड फॉल ऑफ टाइड्स है, दिस इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द रोटेशन। वो जो मून है, मून को एक टाइम पे अपना ग्रेविटेशनल पुल लगाने का मौका मिल जाता है और दूसरे पार्ट पर वो नहीं लगा पाता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब है आपका जो दूसरी तरीके की मूवमेंट होती है अर्थ की, वो है आपकी रिवॉल्यूशन की। एक्सिस पे जो घूम रही है वो रोटेशन है, और ये जो आपका सन है, सन के अराउंड एक फिक्स्ड ऑर्बिट होती है अर्थ की, एक फिक्स्ड ऑर्बिट है। सिर्फ अर्थ की ही एक फिक्स्ड ऑर्बिट नहीं है, जितने भी आपके प्लैनेट्स हैं और जितने भी आपके प्लैनेट्स के सैटेलाइट्स हैं, सब की अपनी एक फिक्स्ड ऑर्बिट होती है, जिसके अराउंड, जिसी पर रहते हुए वो उस ऑब्जेक्ट के अराउंड घूमते रहते हैं, रिवॉल्व करते हैं। तो वो जो घूमना है किसी ऑब्जेक्ट के अराउंड, अब ये बोल सकते हैं कि मेकिंग राउंड सर्कल्स, मेकिंग राउंड सर्कल्स around an object in a fixed orbit। हाँ, फिक्स ऑर्बिट का होना बहुत ही जरूरी है। फिक्स ऑर्बिट का होने से क्या होता है कि जब भी वो रिवॉल्व करता है तो एक खास ड्यूरेशन के बाद आता है। आपने केपलर ने प्लैनेट्स के 3 अलग अलग नियम दिए थे, और उसमें जो थर्ड लॉ ऑफ केपलर है, प्लैनेटरी लॉज है, उसमें उन्होंने कहा है कि जो ऑर्बिट अगर फिक्स हो जाती है तो उसके कारण हमारा क्या हो जाता है, एक टाइम भी फिक्स हो जाता है। अगर ऑर्बिट फिक्स नहीं होती तो आप खुद ही देखिए, एक साल जो हमारा 365 दिन और 6 घंटे अप्रॉक्स का होता है, वो कितना का हो जाता। कभी मान लीजिए 300 दिन का हो गया, कभी इतना ज़्यादा तेज रिवॉल्व कर गया अराउंड द सन की एक ही दिन में पूरा का पूरा साल निकल गया। अब इससे क्या होगा, ये जो इतना वायलेंट मूवमेंट होगा उसके कारण लाइफ पॉसिबल नहीं हो पाएगी अर्थ पे। तो इसीलिए किसी भी ऑब्जेक्ट का एक फिक्स्ड ऑर्बिट होना एकदम आवश्यक है, बहुत जरूरी है। अगर फिक्स्ड ऑर्बिट रहेगा तो उसके कारण क्या होगा, फिक्स्ड ड्यूरेशन रहेगा, और फिक्स्ड ड्यूरेशन में आपका डे होगा, नाइट होगा, साल बदलेगा। तो इससे चीज़ें जो होगी वो एक बैलेंस तरीके से धीरे धीरे चलेंगी। तो मेकिंग राउंड सर्कल अराउंड एन ऑब्जेक्ट, जैसे पृथ्वी है सूरज के चारों ओर, चंद्रमा है पृथ्वी के चारों ओर, राउंड सर्कल्स बनाती है। ये एग्जैक्टली सर्किल भी नहीं बनाती है, लेकिन मतलब वही होता है, एक फिक्स ऑर्बिट में घूम रही है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिवॉल्यूशन कहते हैं। जो हमारे अर्थ का रिवॉल्यूशन है अराउंड द सन, उसका ड्यूरेशन है 365 डेज, 365 डेज 5 आवर्स 48 मिनट्स, 48 मिनट्स समथिंग लाइक दैट। और इसी को हम रफली कितना कह देते हैं, 365 डेज, 365 डेज एंड 6 आवर्स। इससे भी ज़्यादा अगर रफली बात हमको करना होता है तो हम कहते हैं कि 365 डेज में अर्थ जो है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करती है। वही है जो 6 आवर्स एक्स्ट्रा बच जाते हैं, ये आपके 6 आवर्स होते होते 3 साल के बाद जब चौथा साल आता है तो 6 चौके 24 हो जाता है। तो वही आपका एक एक्स्ट्रा दिन जुड़ जाता है, और वही आपका क्या हो जाता है, लीप ईयर बन जाता है, जो कि आपका होता है 366 डेज का हो जाता है। तो ये था हमारा ड्यूरेशन ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। अर्थ की ऑर्बिट कैसी है, इसकी जो ऑर्बिट है दैट इज इलिप्टिकल इन शेप, इलिप्स है एक, क्या है ये, इलिप्स शेप बनाती है। ये आप देखिए, ये प्योर सर्किल ही नहीं है, आपको लगता है कि हमने एक सर्किल लिया और उसको स्ट्रेच कर दिया है, स्ट्रेच्ड सर्किल। आपने 2 सिरे से इसको लिया और स्ट्रेच्ड कर दिया, स्ट्रेच्ड सर्किल को ही हम क्या बोलते हैं, एलिप्स बोलते हैं। तो वही आपके ऑर्बिट का, जनरली यही ऑर्बिट होता है ऑफ एनी काइंड ऑफ प्लैनेट और सैटेलाइट अराउंड विच इट इज रिवॉल्विंग। अब देखिए इस रिवॉल्यूशन का इम्पैक्ट क्या पड़ता है। सबसे पहला चेंज इन सीजन, बहुत इंपॉर्टेंट है। चेंज इन सीजन, आप देखिए अर्थ जो है वो इंक्लाइंड है 23.5 डिग्री पे। अब मान लीजिए इसका मैं पोजीशन अगर ऐसे बनाऊं कि जैसे देखिए ये हो गया अर्थ का एक्सिस हो गया जिस पे ये रिवॉल्व कर रही है, ये हो गया अर्थ का एक्सिस जिस पे ये रिवॉल्व करे, और मैं 2 जगह और अर्थ अगर बना दूं, यहाँ पे भी मैंने बना दिया, यहाँ पे भी मैंने बना दिया, और यहाँ पर भी ऐसे मैंने कर दिया, और यहाँ पर भी ऐसे मैंने कर दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, एक खास पोर्शन पे, जैसे ये हमारा पोल है, तो देखिए आप यहाँ पे देखेंगे ये साउथ पोल का एरिया है दैट इज डायरेक्टली इन कॉन्टेक्ट विथ सन। इस समय हमारे यहाँ पड़ती है ठंडी, जब साउथ पोल सन के सामने होता है। क्यों? क्योंकि आपका जो है इंडिया जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होने के कारण यहाँ पर क्या होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो सन से अवे है, इसके कारण यहाँ पर ठंडी पड़ने लगती है। उसी के अपोजिट
आप यहाँ पे देखिए जो ये वाला जो पार्ट है, नॉर्थ पोल जो है दैट इज डायरेक्टली इन कांटेक्ट विथ सन, तो आपका नॉर्थ जो हेमिस्फीयर है वो सामने है सन के, और इसके कारण क्या होता है आपके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मी पड़ती है, जो कि आपका मई जून जुलाई का महीना होता है। यहाँ पर क्या होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों एकदम सेम डिस्टेंस पे होते हैं, और एकदम ये जो होता है इक्वेटर पे डायरेक्टली लाइट पड़ता है, यहाँ पर भी इक्वेटर पे डायरेक्टली लाइट पड़ता है। तो यहाँ पे आपके दो अलग अलग मौसम होते हैं, इनके बारे में डिटेल में हम इसी वीडियो में लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। तो चेंजेस इन सीजन बिकॉज ऑफ रिवॉल्यूशन, वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ डे एंड नाइट। हाँ देखिए, सिर्फ अर्थ जो है अपने एक्सिस पे झुकी हुई है वही नहीं रीज़न है आपके वेरिएशन जो आता है हमारे दिन और रात। जैसे हम देखते हैं गर्मी के मौसम में हमारे दिन बड़े होते हैं, रात छोटे हो जाते हैं। ठंडी के मौसम में ठीक इसके विपरीत हो जाता है, हमारे जो दिन होते हैं वो छोटे होने लगते हैं और रात हमारी क्या होने लगती है, बड़ी होने लगती है। जैसे अभी का टाइम हमारा चल रहा है, रातें बहुत बड़ी हो रही है। तो कहने का मतलब ये है कि आपका जो अर्थ एक्सिस पे झुका हुआ है, यही जब डिफरेंट पार्ट्स में होता है, ठीक है ना, जब यहाँ पर हुआ ठंडी का मौसम है तो रात बड़ी होने लगी, दिन छोटे होने लगे, यहाँ पर है तो दिन बड़े होने लगे, रात छोटी होने लगे। तो वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ डे एंड नाइट, दिस इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द रिवॉल्यूशन। शिफ्टिंग ऑफ विंड बेल्ट्स, विंड बेल्ट्स क्या होते हैं देखिए, आप इसको ऐसे देखिए, छोड़िए ये फिगर बनाने की आवश्यकता नहीं, मैं आपको एक जनरल परसेप्शन देता हूँ। आप देखते होंगे कि गर्मी के मौसम में जनरली जो आपकी विंड्स बहती हैं वो पूरब की दिशा से बहना शुरू होती है, जिसको हम लोग पूर्वैया कहते हैं। तो गर्मी के मौसम में ईस्ट से हवाएं बहती हैं, ठंडी के मौसम में वेस्ट से हवाएं बहती हैं। तो अब आप देखिए चेंज इन सीजन जैसे ही होता है तो हमारे जो विंड की डायरेक्शन है वो भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। और हाँ, इसको आप कह सकते हैं एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, आप कह सकते हैं ये जो लास्ट वाला जो है कि शिफ्टिंग इन विंड बेल्ट्स, दिस इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द चेंज इन सीजन विच इज अल्टीमेटली बिकॉज ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर लैटिट्यूड्स, लैटिट्यूड्स देखिए होते क्या है। अगर सिंपल शब्दों में मतलब इनको अगर डिफाइन करना हो डिफिनेशन के तौर पे, तो इसको हम कह सकते हैं कि दिस इज द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस, एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस फ्रॉम इक्वेटर with respect to its सेंटर। अर्थ के सेंटर से, जैसे मैं अगर बात करूं, ऐसे मैंने ये बना दिया, ये हो गया अर्थ का सेंटर, और यहां से मान लीजिए ये हमारा इक्वेटर हो गया, अर्थ का इक्वेटर है। अब मान लीजिए यहाँ पर एक कोई प्लेस है, मान लीजिए वहीं पर इंडिया है, तो हम ये जो यहाँ पे ऐसे एंगल बनाएंगे कि एंगल बना इस प्लेस से और इक्वेटर के बीच में विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ सेंटर, यहाँ पे जो एंगल हमारा बन के आता है, यही एंगल हमारा क्या होता है, मेजरमेंट होता है ऑफ द, दिस गिव्स अस द मेजरमेंट ऑफ लैटिट्यूड। मेजरमेंट ऑफ लैटिट्यूड ये हमको मेजर देता है कि जैसे हम बोलते हैं ना कि 23.5 डिग्री पे झुकी हुई है। हमारे जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है इनके बारे में भी मैं डिस्कस करता हूँ, तो बस मतलब इतना समझिए कि एंगुलर डिस्टेंस जो होता है कि जैसे ये मान लीजिए 30 डिग्री है, तो अब ये जो है इक्वेटर और इस प्लेस के बीच में कितने डिग्री का एंगल है, 30 डिग्री, यानी 30 डिग्री इंडिया का वो प्लेस दूर है इक्वेटर से। तो ये जो एंगुलर डिस्टेंस है यही हमारा क्या होता है, यही हमारा होता है लैटिट्यूड। अब देखिए ये तो वैसे हो गया सिंपल भाषा में, अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूँ तो आप देखिए सबसे पहले हम एक इमेजिनरी लाइन लेते हैं। इमेजिनरी लाइन या इमेजिनरी आप सर्किल बोलिए, जो अर्थ को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है, 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है एक इमेजिनरी लाइन, इमेजिनरी लाइन। और इसी इमेजिनरी लाइन या सर्किल को हम लोग बोलते हैं इक्वेटर। यही जो इक्वेटर है हमारा, ये जो आपको बीचों बीच दिख रहा है, ये आपको ये जो इसके नॉर्दर्न वाला हिस्सा होता है, वी कॉल इट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का मतलब होता है अर्धगोला, गोला का आधा, हेमिस्फीयर। और ये जो इक्वेटर के नीचे वाला भाग होता है इसको हम लोग बोलते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर। आपका इंडिया किस में आता है, ऑब्वियसली बात है, ये रहा आपका इक्वेटर। मैं इंक चेंज करके आपको यहाँ पे फिर से दिखाता हूँ, जस्ट अ मोमेंट। हाँ, ये रहा आपका इक्वेटर
और ये रही आपकी इंडिया। अब देखिए हमारा जो अर्थ है, सॉरी अर्थ में बोल रहा हूँ, आपकी जो इंडिया है, ये इंडिया कहाँ लाई कर रहा है, ये इस इक्वेटर के नॉर्थ में लाई कर रहा है। तो हमारा इंडिया जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। तो इक्वेटर ने हमारे अर्थ को 2 बराबर हिस्सों में बांटा, और इक्वेटर का हम जो मेजरमेंट देते हैं वो होता है 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि यहीं से हम लोग बाकी सारी चीज़ों को मेजर करते हैं। ये जो है आपके कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं। ये आपका 23.5 डिग्री है, 20.5 डिग्री नॉर्थ। ये होता है आपका 66.5 डिग्री नॉर्थ। उसी तरह ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होगा आपका 23.5 डिग्री साउथ, और अंटार्कटिका सर्किल जो होगा वो होगा 66.5 डिग्री साउथ। सर्किल क्यों है? क्योंकि बात वही है कि ये हमारा एंगुलर डिस्टेंस है, और एंगुलर डिस्टेंस उसी लाइन को अगर हम कंटिन्यू कर दें तो अर्थ का शेप है स्फीयर। और अगर एक खास बिंदु से आप अगर पूरे अर्थ के चारों ओर घुमाकर एक लाइन खींचना चाहें तो अल्टीमेटली जो आपको मिलेगा वो होगा आपका सर्कल होगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल। तो लैटिट्यूड्स आपके कुछ नहीं है, बस यही है कि वो एक सेट ऑफ पैरेलल सर्कल्स हैं। किसके पैरेलल हैं? इक्वेटर के पैरेलली जाते हैं, और उन्हीं का जो मेजरमेंट होता है फ्रॉम इक्वेटर विथ रिस्पेक्ट टू इट्स अर्थ सेंटर, वही हमारा क्या हो जाता है, उस लैटिट्यूड की, उस सर्किल की मेजरमेंट हो जाती है, जिसको हम लैटिट्यूड में कहते हैं। ये जो आपके इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं इनको आपको ध्यान में रखना है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो कहाँ से पास करती है? वो इंडिया से पास करती है। एक और चीज इसमें जो आपको ध्यान में रखनी है कि द ओनली कॉन्टिनेंट थ्रू विच 3 इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स, नंबर 1 इक्वेटर, नंबर 2 है हमारा 23.5 डिग्री नॉर्थ जो कि आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और तीसरा है 23.5 डिग्री साउथ जो कि है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये जो तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स है ये पास करते हैं एक ऐसा इकलौता कॉन्टिनेंट है जिसका नाम क्या है? अफ्रीका है। अफ्रीका से ही ये तीनों लैटिट्यूड्स पास करते हैं। तो उम्मीद है कि लैटिट्यूड्स के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। ये है आपका लॉन्गिट्यूड्स। इसमें भी हमारी एक इमेजिनरी लाइन होती है। सबसे पहले देखिए लॉन्गिट्यूड्स क्या है। द इमेजिनरी लाइंस, द सेट ऑफ imaginary lines lines which connect north and south pole of earth, north and south pole of earth। ये रहा आपका नॉर्थ पोल और नीचे होगा आपका साउथ पोल। तो ये इसी नॉर्थ पोल से साउथ पोल को कनेक्ट करने वाली जो हमारी सेट ऑफ इमेजिनरी लाइंस है उन्हीं को हम क्या कहते हैं? उन्हीं को हम लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। हाँ, हमने एक चीज़ पिछले में डिस्कस नहीं की, वो थी लैटिट्यूड्स का नंबर। तो देखिए लैटिट्यूड्स आपके टोटल होते हैं, आप कहेंगे कि सर 90 डिग्री नॉर्थ को हम नॉर्थ पोल कहते हैं और 90 डिग्री साउथ को हम साउथ पोल कहते हैं। यानी आपके 90 लैटिट्यूड्स नॉर्थ में, 90 लैटिट्यूड्स 90 लैटिट्यूड्स साउथ में। तो 90 180, और एक होता है आपका इक्वेटर 0 डिग्री उसका मेजरमेंट होता है, क्योंकि काउंटिंग शुरू कहाँ से होती है? 1 से होती है। तो 1 2 3 4 जहाँ तक आप गिनते जाएंगे उतनी काउंटिंग होगी। तो 90 90 180 और प्लस एक इक्वेटर। लैटिट्यूड्स के आपकी जो संख्या होती है वो होती है 181, और लॉन्गिट्यूड्स का जो नंबर है लॉन्गिट्यूड्स इसकी संख्या होती है 360। 181 लैटिट्यूड्स, 360 लॉन्गिट्यूड्स। तो आपके 360 ऐसे डिफरेंट लाइंस है जो कि नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल तक जाती है। दे ऑल आर नोन एज लॉन्गिट्यूड्स। अब देखिए इसमें भी हमने एक रेफरेंस पॉइंट मान लिया है जिसको हम कहते हैं प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन को हम मेजरमेंट देते हैं वंस अगेन 0 डिग्री। अब ये जो 0 डिग्री हमारा जो है प्राइम मेरिडियन है ये आपका गुजरता है, इसका नाम है रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी, और नाम रॉयल लगा है तो आपको पता होना ही चाहिए ये कहाँ होता है। ये है ग्रीनविच में है, आपका ग्रीनविच में है यूके।
लंदन के पास से ये जगह है ग्रीनविच, यहीं पर रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है। और वहीं से हमने एक लाइन मान लिया है, इमेजिनरी लाइन की, जो लैटिट्यूड वहाँ से पास होता है उसको हमने मेजरमेंट दे दिया 0 डिग्री। अब फिर हम यहाँ से वही जो एंगुलर डिस्टेंस होता है उसी एंगुलर को डिस्टेंस को मेजर करते जाते हैं विथ रिस्पेक्ट टू ये जो प्राइम मेरिडियन है वो, और हम लोग अलग अलग लैटिट्यूड्स अलग अलग लॉन्गिट्यूड्स को उसका मेजर देते जाते हैं। जैसे आपका ये कहिए कि 0 डिग्री जो हो गया वो मान लीजिए यूके से पास हो गया। अब इसके ईस्ट में हमारे जितने भी लैटिट्यूड्स हैं उनको हम ईस्ट में डिग्री ईस्ट में मेजरमेंट देते हैं, और इसके वेस्ट में जितने भी होते हैं उनको हम डिग्री वेस्ट में मेजरमेंट देते हैं। जैसे एक लैटिट्यूड एक मैं बार बार कंफ्यूज कर रहा हूँ खुद को ही, लैटिट्यूड को लॉन्गिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को लैटिट्यूड कह रहा हूँ। आपका एक है 82.5 डिग्री ईस्ट। दोस्तों ये जो है इस लॉन्गिट्यूड का मतलब ज्ञान आपको होना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि ये है आपका इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है। इसी लॉन्गिट्यूड से आपने जो क्या है इंडिया में जितनी भी घड़ियां चलती हैं, जितने भी समय बताए जाते हैं, इसी लॉन्गिट्यूड के बेसिस पे बोले जाते हैं। हमारा लॉन्गिट्यूड का मेन पर्पस ही ये है कि आपको टाइम कैलकुलेशन में हेल्प करता है, टाइम कैलकुलेशन में हेल्प करता है, टाइम कैलकुलेशन में हेल्प, ठीक है ना। आप चाहे अर्थ पे जहां भी हैं, अगर अर्थ के 2 प्लेसेस का अगर हम ऐसे कहें, अर्थ के 2 प्लेसेस पर अगर लॉन्गिट्यूड सेम है, दैट मीन्स कि वहां का जो टाइम होगा वो भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। इट डजेंट मैटर कि आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है या साउदर्न हेमिस्फीयर में। जैसे हमारी यही वाली लाइन है, अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आप यहाँ हैं और आपका कोई दोस्त अफ्रीका में यहाँ है, लेकिन आप सेम लॉन्गिट्यूड पे लाई करते हैं, तो दोनों प्लेसेस का जो टाइम होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो ये हमारा लॉन्गिट्यूड से हम लोग मतलब निकालते हैं कि हम इसको मेनली टाइम कैलकुलेशन में लेते हैं। आपका लैटिट्यूड का क्या होता है? लैटिट्यूड में होता है कि आपका अगर एक लैटिट्यूड पर 2 प्लेसेस हैं, जैसे ऐसे मैंने अर्थ बनाया और यहाँ पे अगर मैंने मान लो बना दिया 23.5 डिग्री, यहाँ पर है इंडिया, और यहाँ पर अगर मान लीजिए यूरोप का कोई देश है या फिर वेस्टर्न एशिया का कोई देश है, तो अगर दोनों के दोनों ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे लाई करते हैं, या फिर मान लीजिए यहाँ पे इंडिया है और यहाँ पे अफ्रीका का कोई पार्ट है, तो दोनों प्लेसेस के जो एटमॉस्फेयर होंगे, जो कि वहाँ का जलवायु आप जिसको कहते हैं, जलवायु जो होती है, क्लाइमेट जो होती है, वो लगभग सेम होते हैं। एक ट्रॉपिक पर या फिर एक लैटिट्यूड पर 2 प्लेसेस के जो क्लाइमेट होंगे वो ऑलमोस्ट सेम होंगे, और एक लॉन्गिट्यूड पर 2 प्लेसेस के जो टाइम होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये रहा आपका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स की बात। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका जो लॉन्गिट्यूड है वो है प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री, रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी से गुजरता है, जो कि है ग्रीनविच में नियर लंदन इन यूके। दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट आपकी लॉन्गिट्यूड है, दैट इज आप उसको 180 डिग्री ईस्ट कहें या 180 डिग्री वेस्ट कहें, वो दोनों के दोनों सेम लाइन है, और इसीलिए हम इसको ना 180 डिग्री ईस्ट कहते हैं ना 180 डिग्री वेस्ट कहते हैं। हम इसको सिंपली मेजर करते हैं 180 डिग्री, जिसको हम कहते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन, इंटरनेशनल डेट लाइन। और यही वो लॉन्गिट्यूड्स है, यही वो लॉन्गिट्यूड है जिससे पूरे वर्ल्ड में डेट डिटरमाइन किया जाता है कि इस प्लेस पे आज कौन सी तारीख होगी, और इसके अगर दूसरी साइड हम चले जाए तो वहाँ पे कौन सी तारीख होगी। जैसे होता है कि हमारा दिन का शुरुआत होता है, अब ऐसा नहीं है कि अर्थ पे सब जगह एक साथ दिन हो गया और सब जगह एक साथ रात हो गया। हमारा अलग अलग प्लेसेस पे जैसे जैसे अर्थ का वो फेस सन के सामने जाते जाता है, दिन होते जाता है, और जो फेस सन से अवे होते जाता है वहाँ पे रात होते जाती है। तो इसलिए हमने एक खास लॉन्गिट्यूड बना दिया कि अगर सनलाइट जो है अगर वो इसको क्रॉस कर गई तो हमारा डे स्टार्ट हो गया, और होते 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 जैसे ही उस लाइन को दोबारा से वो क्रॉस करेगी तब हमको एक क्या कर देना है, एक डेट चेंज कर देना है। दिस इज ऑल अबाउट लॉन्गिट्यूड्स। अब देखिए यूनिवर्सल टाइम जोन, मैं वही बात कर रहा था ना 0 डिग्री, तो देखिए 0 डिग्री जो है जो आपका यूके में है, वहीं से पूरे वर्ल्ड का टाइम क्या हुआ है, डेराइव हुआ है। हम वहीं से अपना कैलकुलेट करते हैं। जैसे अर्थ का यहाँ पर आप देखें है 82 डिग्री एंड 30 मिनट्स दिया हुआ है, 82 डिग्री एंड 30 मिनट्स, विच इज़ नॉट नथिंग बट बेसिकली 82.5 डिग्री ईस्ट। और ये 82.5 डिग्री ईस्ट है, यहाँ पर आप देखिए 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड का मतलब क्या होता है, 4 मिनट गैप का डिफरेंस। यानी अगर मान लीजिए अभी 0 डिग्री पे सनलाइट है, तो 0 डिग्री सनलाइट से 1 डिग्री
पर जब सनलाइट जाएगी तो उसके बीच में गैप कितना होगा, 4 मिनट का गैप होगा। तो अब यहाँ पे जो 82 है, 82.5 इंटू आप अगर 4 करें तो आपको पता चलेगा ये होगा 20, ये होगा 2, सॉरी ये भी होगा 0 और 32 एक 33, यानी 330 मिनट्स आपके हुए। और 330 मिनट्स क्या है आपके, 5 आवर्स। इसको मैं इधर लिखता हूं, 330 मिनट्स ये आपके क्या हो गए, 5 आवर्स एंड 30 मिनट्स। तो इसीलिए हमारा जो टाइम है वो यूके से कितना आगे चल रहा है, क्योंकि देखिए हम लोग ईस्ट में हैं, और ईस्ट में है कहने का मतलब ये कि मान लीजिए यहाँ पे 82.5 है। अब ऐसे धीरे धीरे घूमते घूमते गई और इधर कहीं फिर आपका 0 डिग्री आया, तो पहले सनराइज हमारे यहाँ हो रहा है, बाद में उनके यहाँ हो रहा है। बट दिक्कत ये है कि हमको टाइम कैलकुलेट करना है उनके हिसाब से, इसलिए हम क्या करते हैं कि 82.5 डिग्री ईस्ट लिखते हैं। और ईस्ट का मतलब है कि हम उनसे पहले सनराइज भी देखते हैं और उनसे पहले सनसेट भी देखते हैं। कितना पहले सनराइज दिखते हैं, 5 आवर्स एंड 30 मिनट्स। 5.5 घंटा पहले सनराइज भी देखेंगे और 5.5 घंटा पहले सनसेट भी देखेंगे। हमारे यहाँ का समय उनसे 5.5 घंटे आगे चलता है। उसी तरह अगर मान लीजिए 82.5 डिग्री वेस्ट में कोई रहता तो उनका समय लंदन से क्या चलता, 5.5 घंटा बाद में चलता। तो देखिए इंडिया में जो ये मिर्ज़ापुर जगह है उसी प्लेस से ये हमारा लॉन्गिट्यूड पास होते हुए जाता है, जिसका मेजरमेंट है 82.5 डिग्री, और इसी को हम कहते हैं IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो जैसे ये जो लॉन्गिट्यूड है ये अपने इंडिया का टाइम बता रहा है। आपका जो ये जो 0 डिग्री है ये आपका होता है यूनिवर्सल टाइम होता है। यूनिवर्सल टाइम मतलब यहीं से सभी प्लेसेस की टाइम कैलकुलेट हो रही है। और टाइम जोन क्या होता है, टाइम जोन होता है कि जैसे अब देखिए हमारे यहाँ अगर मान लीजिए दिन के 10 हो रहे हैं, तो हमारे यहाँ अगर दिन के 10 हो रहा है तो 5.5 घंटा पहले सुबह के मान लीजिए 4:30 बजे हैं, कहाँ पे, लंदन में। अब देखिए यहाँ पे जो 10 बजे स्थिति रहती है हमारी, जो कि सूरज ऊपर चमकते रहता है, 4:30 बजे सुबह भी नहीं होता है। तो अब इससे क्या होता है कि टाइम में बहुत डिफरेंस आ जाता है। अब अगर मान लीजिए अगर यूके से कोई एक आदमी है वो अपने क्लाइंट को फ़ोन करे कि 5 बजे तक यहाँ पे काम हो जाए, 5 बजे काम हो जाना चाहिए। अब उसका यहाँ का जो शाम का 5 बजे का वो हमारे यहाँ रात का 10, 10:30, 11 होगा, और वो बोलेगा कि रात 9 बजे तक काम हो जाना चाहिए, तो वो यहाँ का मान लीजिए उसी हिसाब 5:30 घंटा सुबह का 2:30 बजेगा। तो इस तरह से काम नहीं चल सकता, और इस तरह से काम नहीं चल सकता इसलिए हमने पूरे वर्ल्ड को डिफरेंट टाइम जोन्स में डिवाइड कर दिया है। टोटल 24 टाइम जोन्स होते हैं। 24 घंटे हैं तो 24 टाइम जोन्स भी हमारे होते हैं। इससे फ़ायदा क्या होता है, फ़ायदा ये होता है कि हर कंट्री अपने हिसाब से टाइम को रेगुलेट करता है। बस यही होता है कि हम एक रेफरेंस ले लेते हैं ग्रीनविच से, जिससे हमारा टाइम का कैलकुलेशन में गड़बड़ नहीं होता है। 1 डिग्री अगर लॉन्गिट्यूड में डिफरेंस आ जाए तो कितने मिनट, 4 मिनट का बदलाव आ जाता है। यह हमेशा ईस्टवर्ड या वेस्टवर्ड मेजर होता है 0 डिग्री से। इंटरनेशनल डेट लाइन आपका वही है, 180 डिग्री है। इंटरनेशनल डेट लाइन इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि वही आपका क्या करता है, पूरे अर्थ पर किस पोर्शन में कौन सी डेट होगी वही लाइन डिसाइड करती है। देखिए अब जैसे इंडिया में इकलौता टाइम जोन ये है, इकलौता टाइम जोन जो टाइम डिसाइड होता है वो 82.5 डिग्री से होता है। लेकिन कुछ कुछ बहुत बड़े कंट्रीज हैं, जैसे आप रशिया को देखें तो रशिया मतलब आप कह सकते हैं कि वो क्या कह सकते हैं, वो दुनिया का लार्जेस्ट कंट्री भी है। अब उसका जो ईस्टवर्ड, ईस्ट से लेके वेस्ट तक जो स्ट्रेच है वो बहुत बड़ा है। ईस्ट में आपका वो यूएसए का जो अलास्का है वहाँ से शुरू होता है, और वेस्ट में आप कहें कि यूरोप का जो अलास्का, यूरोप का अलास्का मैं बोल रहा हूँ कि मतलब यूराल माउंटेन्स होते हुए यूरोप तक आपका वो जाता है। जो अभी आप देख रहे हैं रशिया और यूक्रेन में वॉर चल रहा है तो यूरोप तक जाता है, उधर यूएसए से यूरोप तक जा रहा है। इतने जो डिस्टेंस कवर कर रहा है, इतने लंबे स्ट्रेच में आप कह सकते हैं कि एक जो टाइम हो, एक लॉन्गिट्यूड से आप टाइम डिसाइड नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए यूएसए और कनाडा जैसे बड़े बड़े कंट्रीज के पास अपने अपने 5 टाइम जोन्स हैं, 5 अलग अलग वो लॉन्गिट्यूड से अपना कन्वीनियंट जो देख लेते हैं कि इस समय कितना टाइम होना चाहिए वो अपना डिसाइड कर लेते हैं। रशिया में 11 है और मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में इंक्लूडिंग इंडिया एक लॉन्गिट्यूड है जिसे हम अपना टाइम डिसाइड कर लेते हैं। नेक्स्ट है आपका इक्विनॉक्सस एंड सोलिस्टिस। ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स हैं। दे आर बेसिकली एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स, एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स।
हाँ, ये आप कह सकते हैं कि सन के अराउंड जब अर्थ रिवॉल्व कर रही होती है तो चार अलग अलग परिस्थितियां बनती हैं, जिसका एक छोटा सा डिस्कशन मैंने शुरू में भी किया था। अब देखिए 23.5 डिग्री पे टिल्टेड है हमारी अर्थ इस इमेजिनरी एक्सेस पे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, साउथ पोल सन के एकदम डायरेक्ट कांटेक्ट में है, तो इसमें क्या होगा कि जो दक्षिणी गोलार्ध है, साउदर्न हेमिस्फीयर है, ऑब्वियसली बात है जो सन के सामने होगा वो ज़्यादा गर्मी, आप दिन में ज़्यादा गर्मी फील करते हैं, रात में ठंडा लगता है। बात वही, अगर सूरज के आप ज़्यादा सामने आ गए, सूरज के करीब आ गए, तो आपके यहाँ गर्मी पड़ेगी, बाकी सबके यहाँ ठंडी पड़ेगी। तो ये जो होते हैं आपके चार अलग अलग पोजीशंस होते हैं। देयर आर 4 डिफरेंट पोजीशंस जब अर्थ जो है सन के चारों ओर रिवॉल्व कर रही होती है। ये जो आप देखें, जो 22 दिसंबर जो हमारे यहाँ 22 दिसंबर, अभी मैं जो बात करूँगा वो बेसिकली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के हिसाब से बात करूँगा। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन और सबसे बड़ी रात होती है, इसमें क्या होता है कि जो आपका जो सन रेज होती हैं वो डायरेक्टली फॉल करती हैं किस पे, सन रेज डायरेक्टली फॉल करती हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। इसमें सनलाइट फॉल करती हैं डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और इसी समय जब ऑस्ट्रेलिया होगा तो ऑस्ट्रेलिया जो होता है अपने, आप बोल सकते हैं कि समर सीजन का पीक पे रहता है। लेकिन 22 दिसंबर, ये जो दिसंबर और जनवरी का महीना होता है हमारे यहाँ होती है ठंडी। क्यों? क्योंकि आप देखिए ये जो नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल और जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो अवे जा रहा है सन से। तो यहाँ पे क्या होता है, सनलाइट जो होती है वो थोड़ा घूम के तिरछी किरणें पड़ती हैं, इसलिए हम जो हीट वेव्स होते हैं वो कम एक्सपीरियंस करते हैं और हमारे यहाँ ठंडी हो जाती है। और जो अभी लाइट डायरेक्टली पड़ रही है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, वो सीधी वहाँ पे सनलाइट जो है एकदम स्ट्रेट पड़ रहा है, तो वो ज़्यादा हीट वेव्स एक्सपीरियंस करते हैं, तो वहाँ पे मौसम होगा गर्मी का। जब मार्च 21-22 का होता है, जो 21 मार्च को वर्नल इक्विनॉक्स होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, उस दिन क्या होता है 21 मार्च और 23 सितंबर 23 सितंबर 21 मार्च और 23 सितंबर को हमारा इक्विनॉक्स होता है। इक्विनॉक्स में क्या होता है, इक्विनॉक्स भी एक एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट है जिसमें आपका जो सनलाइट्स हैं, सनलाइट फॉल डायरेक्टली ओवर इक्वेटर पे फॉल आउट करती हैं सनलाइट्स। और सनलाइट इक्वेटर पे फॉल करेंगी तो तब हमारे यहाँ क्या होता है, बराबर दिन होता है, बराबर रात होता है। अब खुद सोचिए ना कि जब हमारा टिल्टेड होता है तब हमारा वेरिएशन होता है दिन और रात में, लेकिन साल में 2 दिन ऐसे होते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, 21 मार्च और 23 सितंबर, जब हमारा क्या होता है दिन और रात आपस में बराबर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे टिल्ट जो है वो आपका ज़्यादा मैटर नहीं करता, वो इस पोजीशन में आ जाता है रिवॉल्यूशन के कि अर्थ जब रिवॉल्व करता है अराउंड द सन, तो इक्वेटर पे, ये जो इक्वेटर है वहीं से आपके सारे सनलाइट वही उसी पे डायरेक्टली सनलाइट फॉल करे, तो जितना नॉर्दर्न में लाइट स्ट्रेच होगा उतना ही साउदर्न में भी लाइट जो होगा वो स्ट्रेच होगा, जितना नॉर्दर्न में स्ट्रेच उतना साउदर्न में स्ट्रेच। तो इसीलिए उस समय न ज़्यादा गर्मी पड़ती है और न ज़्यादा ठंडी पड़ती है। इस समय आपके यहाँ पड़ती है जिसको आप कहते हैं बसंत ऋतु या फिर पतझड़ का मौसम आप कहते हैं। उस समय आपका ये वर्नल इक्विनॉक्स चल रहा होता है जिसको आप स्प्रिंग भी कहते हैं। उसके बाद आ जाइए फिर हमारे यहाँ जब 21 जून को लॉन्गेस्ट डे होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, 21 जून को क्या होगा, लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट। लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट। इस दिन क्या होता है, इस दिन आपके जो सनलाइट होती है वो डायरेक्टली फॉल करती है किस पे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से होकर गुजरती है, इंडिया से होकर गुजरती है। और इसीलिए गर्मी के मौसम में इंडिया में बहुत गर्मी पड़ती है। रीज़न यही है कि सनलाइट उस समय डायरेक्टली इंडिया में ही फॉल आउट कर रही है, और जब इंडिया में ही हो रही है तो इसका मतलब क्या होगा, इंडिया जो है वो सबसे ज़्यादा हीट वेव्स एक्सपीरियंस करेगा। और वही जो आपका मई जून जुलाई का जो महीना होता है, जुलाई का एंड नहीं, मतलब मई और जून का ही जो खास करके महीना होता है, बहुत गर्मी पड़ती है हमारे यहाँ। क्यों? क्योंकि सनलाइट डायरेक्टली हम ही पर आ रहा होता है। आप देखिए यहाँ पे नॉर्थ पोल जो है वो इन फ्रंट है सन के और साउथ पोल अवे हो गया। अब देखिए इक्वेटर पे तो आपका जो वेरिएशन इन डे एंड नाइट है, उसके जो लेंथ में वेरिएशन आ रहा है वो ज़्यादा फेस नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे लगभग पूरे साल बराबर दिन भी होता है, बराबर रात भी होता है। ये कहाँ होता है, आप जैसे जैसे अवे होते जाते हैं इक्वेटर के, वेरिएशन इन लेंथ ऑफ डे एंड नाइट एक्सपीरियंस होने लगता है। और यही रीज़न है कि आपका नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो है वहाँ पे 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात होता है। क्यों? क्योंकि
ये जो आप स्पैन देखें, यहाँ से यहाँ तक जब सन पहुँचता है, ये सॉरी अर्थ पहुँचती है, इतना दूर का जो सफ़र तय करती है, तब तक यहाँ पे देखिए, यहाँ भी अभी भी नॉर्थ पोल जो है वो लाइट से अवे है, और यहाँ भी नॉर्थ पोल, तो यहाँ से यहाँ तक आने में इसको 6 मंथ्स लगते हैं। तो 6 मंथ्स के बाद जाके यहाँ पर होता है डे, और फिर जब 6 मंथ से यहाँ से वापस घूमते हुए इधर वहाँ यहाँ पहुँचता है, तब फिर 6 महीने का दिन होने के बाद फिर वहाँ पे होती है शाम, रात होती है। तो खास करके आपके जो पोलर रीजन्स की कंट्रीज है, जैसे नॉर्वे है, स्वीडन है, वहाँ पे जो डे और नाइट का जो लेंथ होता है वो बड़ा ही एब नॉर्मल होता है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ जो होता है तो हम तो हल्का सा वेरिएशन देखते हैं, जो इक्वेटर पे है वो वेरिएशन एकदम दिखता ही नहीं है, और जो जितना अवे होते जाता है इक्वेटर से वो उतना वेरिएशन दिखते जाता है। अब यही जो 4 डिफरेंट पोजीशंस होते हैं, इनके कारण हमारे कितने सीजन्स होते हैं? ऑल ओवर द अर्थ 4 सीजन्स होने चाहिए, जो कि समर है, समर हो गया, विंटर हो गया, समर और विंटर के बीच में एक आएगा जिसका नाम है ऑटम। इस समय आपके यहाँ मानसून का सीजन चल रहा होता है, बारिश होती है। और विंटर और समर, जो विंटर से जब वापस समर जाएंगे तो इनके बीच में आता है स्प्रिंग आता है, जिसको हम बसंत ऋतु कहते हैं। पत्ते वगैरह झड़ते हैं और मौसम बड़ा सुहावना होता है। तो ये वो मौसम, तो 4 सीजन बेसिकली हमारे यहाँ हो गए। तो इक्विनॉक्स और सोलिस्टिस, इक्विनॉक्स में क्या होता है? इक्वेटर पे डायरेक्टली आपका सनलाइट फॉल करता है 21 मार्च और 23 सितंबर। सोलिस्टिस में क्या होता है कि अगर समर सोलिस्टिस है, समर सोलिस्टिस है, सोल्स्टिस होता है समर सोल्स्टिस, तब आप ये समर सोल्स्टिस कब होता है? 21 जून को होता है। आपके यहाँ लॉन्गेस्ट डे और शॉर्टेस्ट नाइट होता है। क्यों? क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सनलाइट फॉल करता है। विंटर सोल्स्टिस जो होता है ये आपको होता है 22 दिसंबर को। क्यों? क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे लाइट आ रही होती है। आपके यहाँ बहुत कम मात्रा में, बहुत कम अमाउंट में लाइट पहुंचती है, तो आपके यहाँ विंटर का सीजन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद इक्लिप्स क्या होता है? इक्लिप्स देखिए, इक्लिप्स क्या होता है? इक्लिप्स इज नथिंग बट बेसिकली ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ लाइट, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एनी लाइट from reaching Earth's surface। अर्थ के सरफेस पे लाइट जब आती है तो उसके बीच में अगर कोई बाधा होती है, कोई भी ऐसा चीज, कोई ऐसा इवेंट हो गया, जैसे होता है ना कि कभी कभी सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण होता है, तो वो जो ऑब्स्ट्रक्शन आती है, रुकावट आती है, इसी रुकावट का जो इवेंट होता है, दैट इवेंट is called eclipse। that event is called eclipse। अब देखिए आपके यहाँ अर्थ पे मेनली जो 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, 2 बड़े बड़े हेवनली बॉडीज हैं, एक तो हो गया सन और दूसरा हो गया मून। इन्हीं का जो लाइट है वो सिग्निफिकेंट अमाउंट में, मून का एक्चुअली लाइट नहीं होता, वो सन के लाइट से ही रिफ्लेक्ट होकर, रिफ्लेक्शन से हमें वो दिखता है। तो आप ये कहें कि जो सनलाइट है और मून से जो लाइट आती है अर्थ पे, वही हमारे अर्थ के लिए बहुत सिग्निफिकेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि जब पूर्णिमा की रात होती है तो आप देख सकते हैं कि मतलब तब होता क्या है कि हम बहुत सारी चीज़ों को रात में भी देख सकते हैं। तो सन का लाइट और मून का लाइट ही बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट होता है विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। और इसीलिए आपके जो इक्लिप्सेस भी होंगे वो 2 तरह के होंगे। अगर सोलर इक्लिप्स है, सोलर इक्लिप्स है, तब इसका मतलब क्या हो रहा है? सन की लाइट ऑब्स्ट्रक्ट हो रही है, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ सन्स लाइट, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ सनलाइट। मतलब सूरज से जो रोशनी आ रही है अर्थ पे, उसको, उसमें रुकावट आ रही है, तो वो आपका सोलर इक्लिप्स होता है। और एक होता है ल्यूनर इक्लिप्स, और ल्यूनर जो वर्ड है ये आपका मून से कनेक्टेड है। तो इसका मतलब क्या होगा? अगर ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ मून लाइट, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ मून लाइट फ्रॉम रीचिंग व्हाट? अर्थ सरफेस। तो सिंस इन्हीं दोनों, सन है और मून है, इन्हीं के लाइट सिग्निफिकेंट होते हैं और नॉट सरफेस, इसीलिए हमने इक्लिप्सेस को दो ही इक्लिप्स हम पढ़ते हैं, सोलर इक्लिप्स और ल्यूनर इक्लिप्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोलर इक्लिप्स की कंडीशन देखिए क्या होती है। इक्लिप्स होने का
कंडीशन सबसे पहले तो ये होता है कि आपके हमेशा सन, मून और अर्थ, सन, मून और अर्थ ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में, दे ऑल लाई इन स्ट्रेट लाइन, दे ऑल लाई इन स्ट्रेट लाइन। ये तीनों के तीनों एक स्ट्रेट लाइन में लाई करने चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे ये रहा आपका सन, यहाँ से लाइट आई और बीच में हमारा पड़ गया मून, और ये रहा अर्थ सरफेस। तो अब देखिए इसके कारण क्या होता है कि जो इतना ये जो आपको ये जो छोटा सा ब्लैक डॉट दिख रहा है जिसको हमने टोटल इक्लिप्स कह रखा है, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर आपका सन की रेज जो होते हैं वो एकदम बिल्कुल से भी नहीं पहुँचते, और वहाँ पे आपका टोटल इक्लिप्स यानी पूरा सूर्य ग्रहण दिखता है। क्योंकि वहाँ पे सन की लाइट एकदम पहुँच ही नहीं पाती है। इन सारे पोर्शन में जो पार्शियल इक्लिप्स होता है वहाँ पे सनलाइट पहुँचती है, लेकिन वहाँ पे मान लीजिए होता है ना कि सूरज ऐसे है तो इतना कटा हुआ दिखेगा, कटा हुआ दिखेगा, कटा हुआ दिखेगा। तो ये आपका सोलर इक्लिप्स होता है कब? जब सन और अर्थ के बीच में कौन आ जाए? मून इन बिटवीन। ये जो मून है ये आपका बिटवीन हो जाए, बीच में हो जाए अर्थ और सन के, तब आपका होता है सोलर इक्लिप्स। और ये बेसिकली होता है न्यू मून के दिन। आपके जितने भी सोलर इक्लिप्स होंगे वो न्यू मून के दिन होंगे। अभी हाल फिलहाल में भी सूर्य ग्रहण लगा था, चूंकि लेकिन वो भारत में पूर्ण सूर्य ग्रहण नहीं लगा था, वो बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज में पूरा सूर्य ग्रहण देखा गया था। तो देखिए कहने का मतलब ये है कि जब भी अर्थ और सन के बीच में मून आ जाए तो आपका क्या हो जाएगा? सोलर इक्लिप्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही मून बीच में आया सूर्य की किरणें पृथ्वी की धरती तक नहीं पहुंच पाई, और जिसकी किरणें धरती तक नहीं पहुंच रही हैं वही इक्लिप्स हो गया। तो सन का इक्लिप्स सोलर इक्लिप्स होता कब है? न्यू मून के डे को होता है। नेक्स्ट ल्यूनर इक्लिप्स। अब इसमें क्या होगा? चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी की धरती तक नहीं पहुंचेगा। और कब नहीं पहुंचेगा? जब सन और मून के बीच में क्या आ जाए? अर्थ आ जाए। अर्थ, सन और मून के बीच में क्या आ जाए? अर्थ आ जाए, तो आपका ल्यूनर इक्लिप्स होता है। क्यों? क्योंकि सन की लाइट जो मून पर पड़नी चाहिए थी वो मून पर पड़ ही नहीं पा रही है। क्यों? क्योंकि अर्थ का साइज जो है वो मून से बहुत बड़ा है। और इसके कारण क्या होता है कि मून से जब साइज बड़ा है तो ये अगर मून के पीछे आके छिप जाएगा तो इसी से सारे जो जितने भी प्रकाश है वो सब का सब उसके आगे जाएगा ही नहीं। जैसे एक आप मान लीजिए कि आप इधर से टॉर्च जलाएं और टॉर्च के सामने हाथ रख दें, तो आपका जो हाथ है वो टॉर्च के जो साइज होता है जहाँ से वो फोकस जो आता है उससे बड़ा है, तो उसके पीछे लाइट जाएगा ही नहीं। तो इसीलिए मून पर लाइट नहीं पड़ता, और मून पर लाइट नहीं पड़ता तो हमें पता है कि मून के पास अपनी लाइट तो है नहीं, वो सन के ही रिफ्लेक्शन से, सन के लाइट से जो रिफ्लेक्शन होता है उसी से हमें लाइट देता है। तो इसी के कारण जब वहाँ तक लाइट नहीं पहुँचती तो वहाँ पे हमें उस दिन ल्यूनर इक्लिप्स फेस करने को मिलता है। और ये बेसिकली होता है आपके फुल मून के दिन। जो आपका ल्यूनर इक्लिप्स होता है वो कब होता है? फुल मून के दिन होता है। कंडीशन क्या होनी चाहिए? सन और मून के बीच में क्या आ जाता है? अर्थ आ जाता है। तो दिस इज कॉल्ड ल्यूनर इक्लिप्स। चलिए वीडियो उम्मीद से थोड़ा लंबा हो गया, कोई बात नहीं। आज का वीडियो यहीं पर हम समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये जो वीडियो था ये आपके लिए वर्थ वॉचिंग था। आपने जो हमें टाइम दिया उसका प्रॉपर तरीके से यूटिलाइजेशन हुआ। सो इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल टू स्टे कनेक्टेड एज वेल एज इन ऑर्डर टू कीप गेट। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट आपको हमेशा मिलते रहे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा अगर आपको कोई हमें सजेशन देना है, जैसे कोई वीडियो आपको बहुत पसंद है या फिर कुछ वीडियो में इम्प्रूवमेंट किया जा सकता था, तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू हमें वो सजेशन दे सकते हैं। या फिर वीडियो देखने से आपको कैसा लगता है, कैसे ये वीडियो आपको हेल्प कर रहा है, वो भी अगर आप बताना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन के थ्रू बता सकते हैं। ऑल कमेंट्स विल बी वेलकम। चलिए इसी के साथ पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।